चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला चैप्टर चालू करते हैं जो हमारी यूपी पीसीएस मेंस का जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइप, उसका 5वां पेपर चल रहा था और 5वां पेपर के हम चैप्टर नंबर 11 में पहुंच गए थे। चैप्टर नंबर 11 क्या है? पेपर 5 का चैप्टर नंबर 11 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। यानी उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हुआ था उसके बारे में बताना है, उसके प्रभाव को बताना है। तो चैप्टर 5 जो पेपर 5 है उसमें चैप्टर 11 यही है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसके प्रभाव। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे हम, इस जो चैप्टर है सबसे पहले ये जानेंगे कि भूमि सुधार होता क्या है। भूमि सुधार क्या है यही समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि सुधार क्या है, ये समझेंगे कि भूमि सुधार क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, भूमि सुधार क्या होता है ये समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब क्या थे उद्देश्य भूमि को सुधार करने से। तो हम जानते होंगे कि कोई भी आप काम करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। अगर आप पीसीएस के भी तैयारी कर रहे हो या आईएएस के कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है कि घर ले लेंगे, जिंदगी सुधर जाएगी, भौकाल हो जाएगा, ये सारे आपके उद्देश्य है ना। तो कोई भी काम होता है, आप कुछ भी कर रहे होगे उसके पीछे एक उद्देश्य होगा। तो उसी तरह ये क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या क्या है, और ये जब चालू किया गया तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। यानी इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे पड़े, काफी हद तक ये सफल भी रहा। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक सफलता मिली और कुछ हद तक असफलता मिली, तो वो भी हम देखेंगे। देखेंगे भूमि सुधार के प्रकारों में कि भूमि सुधार क्या क्या होते हैं। तो तकनीकी स्तर पर अगर देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है भूमि सुधारों। एक होते हैं संस्थागत सुधार, एक होते हैं तकनीकी सुधार। तो संस्थागत सुधारों में अगर आसान भाषा में समझे तो ये है कि जो मालिकाना हक होता है, ठीक है, उससे संबंधित सुधार किए जाते हैं कि मालिक जो सही काम करने वाला है, खेती करने वाला है, उसको अधिकार दिया जाए। जो खेती करने का तरीका है उसको बदला जाए। अलग अलग खेती कर रहे हैं लोग, ठीक है, उत्पादन नहीं हो रहा है, बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि छोटे छोटे भूखंड है। तो सब मिलकर एक साथ खेती करो, यानी सहकारी खेती करो। बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग होगी तो ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। तो ये सब संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं। जैसे जमींदारों को हटा दो, किसानों को शासन दे दो, जो बटाईदार व्यवस्था होती है उसको सुधार कर दो, चकबंदी ले आओ, हदबंदी ले आओ। तो ये सब संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं। जबकि तकनीकी सुधार में क्या आता है? तकनीकी सुधार में आता है जैसे तकनीक के स्तर पर सुधार करना, कि सिंचाई के अच्छे साधन हो उसके लिए टेक्नोलॉजी लाना, हल अच्छा हो, फसल काटने की मशीन हो, उर्वरक अच्छे हों, कीटनाशक अच्छे हों, बीज अच्छे हों, कटाई की मशीन अच्छी हो, संरक्षण, सब ये तकनीकी सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधारों को क्रियान्वयन किया गया था उसके मार्ग में क्या क्या समस्याएं आई। ऐसा नहीं है कि तुरंत क्रियान्वयन हो गया हो, काफी हद तक तो सफल ही नहीं हुआ। दो ही राज्य ऐसे हैं देश के अंदर, एक है केरला, दूसरा है पश्चिम बंगाल। यहीं पे भूमि सुधार आंदोलन सफल हुए थे, इन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया गया था। आवाज देखिए तो जो केरल है वो आज सबसे हर एक रेटिंग में ज्यादा होता है, जितने भी सामाजिक आर्थिक सूचकांक होते हैं उनमें वो आगे जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है इन्हीं भूमि सुधारों का ही है। तो इसके मार्ग में क्या क्या समस्याएं आई, इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि भूदान आंदोलन क्या होता है, ग्रामदान आंदोलन क्या होता है, विनोबा भावे ने चालू किया था वो क्या होते हैं, भूमदान ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना जो सरकार ने चालू किया था वो भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भू भू लेख यूपी पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए और स्पष्ट मालिकाना हक देने के लिए, ये समझने के लिए कि किसके पास कितनी जमीन है, विवाद की जमीन तो नहीं है, कोई खरीदने वाला है उसको पूरी स्पष्ट सूचना मिल सके कि अगर विवाद की जमीन है, कोई कोर्ट में केस फंसा हुआ है, या फिर ग्राम समाज की जमीन है, कोई ऐसी जमीन है जो तालाब था पहले उसको तो विवादित जमीन लेने से बच सके। तो इसके लिए भूलेख यूपी पोर्टल आया था। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि उत्तर प्रदेश में विकास में चुनौतियां क्या क्या हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर हम यहाँ से चालू करेंगे कि उत्तर प्रदेश 7वां नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन से इसलिए चालू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही पहले दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का शुरुआत है, मतलब यहाँ से आप समझना चालू कर देंगे, ऐसे आगे पीछे से शुरुआत से पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यही देखते हैं कि जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इसके बाद 8वां देखेंगे, फिर ऐसे ही हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार
से आप क्या समझते हैं, यानी भूमि सुधार क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों से आप क्या समझते हैं, भूमि सुधार क्या है, इसके उद्देश्य और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कोई भी काम होता है तो आपके क्या मतलब है, क्या आप समझते हैं इससे, क्या उद्देश्य है, क्या प्रभाव है। तो आप देख लेते हैं क्या होता है भूमि सुधार। तो हम जानते हैं, देखो भूमि सुधार इसको समझ लेते हैं। जब अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे, यानी मुसलमानों का शासन चल रहा था, तो जो भी अधिकारी होता था उनके समय में या अंग्रेजों के समय में, जो उनको ज्यादा लगान दे पाता था, जो उनको ज्यादा उनकी तीमारदारी कर पाता था, उनको उनको तोहफे दे पाता था, उनके अंग्रेजों का पिछलग्गू हुआ करता था, अंग्रेजों का जो सहायक होता था, सपोर्ट होता था, ठीक है, तो अंग्रेज उसी को, जो उसका समर्थन करेगा तो उसी को तो उसी को दे दिया करते थे, जमींदार बना दिया करते थे, ठीक है, बड़े बड़े जमीन दे दिया करते थे। और किसान जो उसमें खेती कर रहे होते थे, आप पढ़ चुके हैं, 3 तरह की लगान व्यवस्था थी। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग मांगों के अनुसार इनको चलाया गया था। अब इसमें क्या होता था, जो खेती करने वाला वर्ग है, जो किसान है, जो जमीन पे खेती कर रहा है, उसका जमीन पे मालिकाना हक है ही नहीं। जो जमींदार बैठा हुआ है ऊपर, वो क्या करता है, जितनी भी जमीन होती है उससे उत्पादन होता है, उसका वही बड़ा भाग ले जाता है, सरकार को दे देता है अपने पास, यानी सरकार का एक हिसाब से एजेंट है। तो ये ऐसे लोगों, जो ये लोग थे, ये सरकार की सहायता करते थे, सरकार के साथ सरकार के मिले हुए थे, सरकार को राजस्व दिया करते थे, आम जनता का शोषण किया, तो इनको सरकार फायदा पहुंचाती थी। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब इसमें शोषण भी हो रहा है, क्योंकि जो जमींदार है वो किसानों का शोषण करेगा, वो जितना चाहेगा, मन पाए उतना इनका शोषण करेगा। तो उसी से निपटने के लिए ये पूरी अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि हजार हजार बीघा जमीन है, खेती करते ही नहीं, खेती करने वाले बेचारे दूसरे लोग हैं जो अपना पसीना बहा रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, वो उनको उनकी मेहनत का बड़ा भाग तो वही ले जाते हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान। तो जब हम आजाद हुए तो देश की व्यवस्था में सुधार करने की कई कोशिश की गई। तो बहुत सारे ऐसे ही जो मेन मेन चीजें थी, उनको सबसे पहले सुधार करने की कोशिश की गई। तो यही सबसे बड़ा सुधार था कि भूमि सुधार करना है हमको। सबसे पहले जो भूमि का मालिकाना हक है, वो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसके जिसको जरूरत हो, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, जो किसान है, जो खेती करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो क्या कहते हैं, जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो बैठा है, कोई बिजनेस कर रहा है और वो किसानों को लगाए हुए है, उनका शोषण कर रहा है, उनसे कह रहा है कि हमारे घर में क्या कहते हैं, तुम पोछा नहीं लगाए थे, हमारा सामान वहां पे नहीं पहुंचाए थे, यानी बेगार करवाते हैं। ये उनका शोषण करते हैं, उनका बेगार करवाते हैं, ठीक है। तो उनकी आर्थिक दशा भी आगे नहीं बढ़ पाती है। उनके पास एक भी खेती, कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही है, 80-90% लोग उस समय, आजादी के समय ऐसे थे जिनके पास एक जमीन ही नहीं थी, मतलब बहुत कम जमीन थी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो शुरू करते हैं। तो भूमि सुधार का मतलब होता है किसानों और जमीन से जुड़े लोगों की भलाई के लिए जमीन से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव करना। यानी भूमि सुधार में सरकार क्या करती है, ऐसे कानून बनाती है और ऐसे कदम उठाती है जिससे जमीन का सही बंटवारा हो सके, न्यायपूर्ण वितरण हो सके, सही लोगों के पास जमीन जाए और खेती करने वालों को उनका हक मिल सके। अर्थात भूमि सुधार का मतलब है कि जमीन उन्हीं को मिले जो उस पर मेहनत करके उस पर खेती करते हैं, ना कि सिर्फ उन लोगों को मिले उनका जो पैसे और ताकत के दम पर बैठे अमीर लोग हैं, जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, आके अपना एजेंट भेज देते हैं कि जाओ लेके आ। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य यही थी, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही था कि जो जमींदारों का वर्चस्व था ये खत्म करना था, ठीक है। जो ताकि जमीन पर जो अमीर जमींदार है उनका दबदबा ना रहे, उसको खत्म किया जा सके। गरीब किसानों को उनका हक दिलाना, खेती करने वाले जो किसान है उनको जमीन का मालिकाना हक देना, एक बड़ा इसका उद्देश्य था। भूमिहीन किसानों को जमीन देना, यानी ऐसे किसान बहुत सारे थे जो केवल मजदूर के रूप में लगे रहते थे खेती में, उनका इतना ज्यादा शोषण होता था, उनके पास तो अपने भूख मिटाने के लिए भी चीजें नहीं होती थी, और वही सबसे बड़ा मेहनत करते थे, वही असली मालिक तो वही थे। गांधी जी ने भी कहा था कि भूमि उसी की है जो उसे जोतता है। तो भूमिहीन किसानों को जमीन देना, अर्थात जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उन्हें खेती करने के लिए जमीन देना। समानता लाना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा, 1000 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा, किसी के पास एक भी जमीन नहीं है। अब इसी की वजह से इनका शोषण होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी जमीन नहीं होगी, उत्पादन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मान लो जानवर भी, भूमिहीन लोग जानवर भी पाल लेंगे तो उनके जानवर चरेंगे कहाँ? उन्हीं के खेतों में जाएंगे, तो उनका शोषण होगा, उनको मारेंगे, उनके साथ अत्याचार होगा। तो इसी तरह से समानता लाना, आर्थिक विषमता को मिटाना, जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा करके अमीर गरीब के बीच के अंतर को कम करना,
गांव में गरीबी को कम करना, किसान की आय बढ़ेगी तथा उसका जीवन इससे सुधरेगा। भाई कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब किसान को उसका मालिकाना हक जमीन का दे दिया जाएगा तो उनको स्वयं मालिक हैं, अब कल को उनको कोई हटा नहीं पाएगा तो ज्यादा मेहनत करेंगे, पूरी खाद डालेंगे, मेहनत से अच्छी तरीके से काम करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे सामाजिक न्याय आएगा, शोषण और अन्याय को खत्म किया जा सकेगा। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े और इसकी कुछ सीमाएं। सकारात्मक प्रभाव ये रहे कि इस जो ये जमींदारी सुधार आजादी के बाद हमने भूमि सुधार किया, उसकी वजह से जमींदारी प्रथा खत्म हुई और किसानों को जमींदारों का दबाव कम हुआ, किसानों पर जमींदारों का दबाव कम हुआ। तो ये व्यवहारिक रूप से तो जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई थी, केवल दो ही राज्य ऐसे थे, केरल और पश्चिम बंगाल, वहीं पे हुआ था। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें देखो तो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से जारी है। किसानों में के अंदर आत्मविश्वास आया क्योंकि वो जमीन के मालिक बन गए और वो ज्यादा मेहनत करने लगे। जब ज्यादा मेहनत करने लगे, ज्यादा निवेश बढ़ाने लगे तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, समानता आई समाज में। समाज में अमीर गरीब किसानों के बीच के फर्क कुछ हद तक घटा, ग्रामीण समाज में बदलाव आया, किसानों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। तो इसके अतिरिक्त कुछ सीमाएं भी थे, जहां जहां ये कानून फेल हुआ, ये चीजें नहीं हो पाई। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि किताब में हमारे क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो भूमि सुधार का अर्थ है कि भूमि के स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई शोषणकारी असंतुलन मूलक व्यवस्थाओं का पूर्ण उन्मूलन शामिल है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था तीन तरह की थी। एक जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते थे। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, एक महालवाड़ी व्यवस्था थी। तीन तरह की जमींदारी व्यवस्थाएं थी। भूमि सुधार को प्रभावी करने हेतु संस्थागत सुधार एवं तकनीकी सुधार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी दोनों तरह की भूमिका होती है, एक तकनीकी सुधार होता है, एक संस्थागत सुधार होता है। संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या करती है सरकार, संस्थागत सुधार होता है, एक तकनीकी सुधार हो। तो तकनीकी सुधार के अंतर्गत आसानी से किया जा सकता है, जैसे सिंचाई की बेहतर सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा दे, तालाब बनवा दे, नहर बनवा दे, जैसे अलग अलग प्रकार के सिंचाई के साधन, कुएं खुदवा दे, ट्यूबवेल लगवा दे, ठीक है। अच्छी भंडारण की सुविधा, जब फसल कट के आए तो वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, अच्छी शीतग्रह हो, कोल्ड स्टोरेज हो, यानी अच्छी भंडारण सुविधा हो, अच्छी परिवहन की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के सरकार बीज उपलब्ध कराए, उर्वरक। हरित क्रांति के तहत यही तो हुआ था, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए, कीटनाशक उपकरण और तकनीकी उपयोग उसका बढ़ावा दिया जाए। समावेशी कृषि को सरकार बढ़ावा दे, कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे, वितरण व्यवस्था पर जोर दे। ये सब तकनीकी कारण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेन है भूमि सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या आता है कि मध्यस्थों का अंत किया जाए, ठीक है। जो बिचौलिया है, एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ होते हैं किसान, लेकिन इनके बीच में जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, उनका अंत किया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। ये संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं कि मध्यस्थों का अंत किया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए, ये संस्थागत सुधार है। फिर जो काश्तकार हैं उनको भूमि का हस्तांतरण किया जाए। काश्तकार मतलब होता है जो बटाईदार होते हैं, जो स्वयं जो जमीन पे खेती करने वाले लोग होते हैं, उनको काश्तकार कहते हैं। चकबंदी, हदबंदी जैसे उपायों का क्रियान्वयन किया जाना। चकबंदी का मतलब ये होता है कि जैसे बिखरे हुए खेत है उनको एक जगह पे ले आना। हदबंदी का मतलब होता है कि एक लिमिट लगा देना कि इतनी से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ये होता है, इन उपायों को अपनाना, ये सब संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं। भूमि के विखंडन पर रोक लगाना, जैसे कोई ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से भूमि बढ़ती रहती है, उस पर रोक लगाना। सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, मान लो छोटी छोटी खेत हैं, अब उनमें मशीन भी यूज नहीं कर सकते हो, ना सिंचाई सही तरीके से कर सकते हो, तो सहकारी सब लोग मिल के खेती करना, तो उसको बढ़ावा देना। अब समझे कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे। जो भूमि सुधार हमने लागू किया तो उसके उद्देश्य क्या थे, तो उसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य ये था प्राकृतिक संसाधनों का समावेशी न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। प्राकृतिक संसाधन, हमारी भूमि भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इनका समावेशी यानी सबको शामिल करते हुए कि न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूमि का प्रभावी और कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना कि प्रभावी उपयोग हो सके। अब किसान है, उसको कम न हटा दिया जाए तो वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, निवेश भी नहीं करता। तो भूमि का अगर प्रभावी उपयोग करना है, कुशलतम उपयोग करना है, अधिकतम उत्पादन करना है, तो क्या करना होगा, उनको मालिकाना हक देना ही पड़ेगा। तो भूमि का प्रभावी और कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना, ये भूमि सुधार के उद्देश्य थे। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, सामाजिक न्याय पर जोर देना, ये था। आर्थिक क्रियाओं में कृषि की भागीदारी को बढ़ावा देना, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के शोषण व अन्याय को समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अब इसके प्रभाव क्या रहे,
भूमि सुधार कहाँ तक पहुंचा, कितना संभल हो। प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, बड़े भूस्वामियों व जमींदारों के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि केवल दो ही ऐसे राज्य थे जहां पे सफल क्रियान्वयन लगभग लगभग हो पाया था, एक पश्चिम बंगाल था और दूसरा था केरल, जहां साम्यवादी कम्युनिस्टवादी सरकार थी। कम्युनिस्टों को चाहे जितना गाली दे दो, लेकिन बहुत सारी है जो उनके अंदर अच्छाई होती है। चीन में भी कम्युनिस्टवादी शासन है और देख लो कहाँ जा रहा है। तो कुछ वर्गों, तो प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, बड़े भूस्वामियों व जमींदारों के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ वर्गों को प्रभावी लाभ अवश्य हुआ, यानी कुछ वर्गों को तो लाभ हुआ जिनको बैल पूंजीपति कहा गया। कई राजनीतिक दलों की स्थापना का श्रेय, यानी इसका प्रभाव क्या हुआ कि ये काफी हद तक सफल हुए, फेल हुए। ठीक है, राजनीतिक दलों की स्थापना का श्रेय भूमि सुधारों को दिया जाता है। तो नक्सलवादी और भूमि हथियाओं आंदोलन के बीच भूमि सुधार के गर्भ में दिखाई देते हैं। जैसे किसी जगह में भूमि सुधार आंदोलन जहां जहां सफल नहीं हुआ, वहां वहां ये समस्या आई, वहां पे नक्सलवादी आंदोलन आया, भूमि हथियाओं आंदोलन आया, जिसके तहत किसानों द्वारा, गरीब वर्ग द्वारा, जो जमींदार वर्ग था, सामंतवादी वर्ग था, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। तो नक्सलवादी आंदोलन अपने अधिकारों के लिए किया गया था, ये कोई गलत आंदोलन नहीं हुआ था। वर्ष 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि देहात में असंतोष की वजह क्या है, वहां के लोगों की आशाओं को पूरा करने में भूमि सुधारों की विफलता रही, यानी भूमि सुधार सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाए, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, देहात है, वो असंतोष है। और गुलनार मिडल ने क्या कहा था कि भूमि सुधार कानून जिस ढंग से कार्यान्वित किया गया है, उससे सामान्यतः कानून की भावनाओं तथा अभिप्राय को हताश होना पड़ा, यानी सही तरीके से क्रियान्वयन ही नहीं किया गया है, बस ऊपर ऊपर दिखाया गया है। क्योंकि होता यह था, जो भी राजनेता थे उन्हीं के पास जमीनें होती थी। वो जैसे उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कौन, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे कुछ आए थे। अब वो क्या कहते हैं, खुद सामंतवादी है, उनके पास खुद बहुत ज्यादा जमीन है। अब इन्हीं के बच्चे जाएंगे आईएएस पीसीएस बनेंगे, तो ये लोग मिल जाएंगे और उनको बचा लेंगे। तो यही हुआ था। अंततः कृषिगत सुधारों और कृषि के विकास के लिए आज भी एक व्यापक भूमि सुधार नीति की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। 7वें के बाद 8वां आया, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या समस्याएं आई, उनको हम एक एक करके समझ लेंगे। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं देख लेंगे। इधर सबसे पहले क्या आई, जमींदारी उन्मूलन की कमजोरियां आई। जो जमींदारी कानून लाया गया था, उसकी कई सारी कमजोरियां थी, जिनका फायदा जमींदारों ने उठाया और भूमिहीन लोग, जो ग्रामीण लोग थे, जो खेती करने वाले काश्तकार, बटाईदार, जो वास्तविक किसान थे, उनको उनका हक नहीं मिला। दूसरे था किराएदारी सुधारों की कमजोरी। जो किराएदारी, यानी जो किराएदारी होता है, कि जो बटाईदार होता है वो भी तो किराएदार होता है, जो वो मालिक होता है उसकी जमीन पर किराए पर लिए रहता है कि इतने परसेंट तक तुमको देंगे। तो उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाया, जो कानून थे। जो लैंड सीलिंग कानून था, यानी कहें हदबंदी कानून, की एक आदमी के पास कितनी जमीन रह सकती है, अधिकतम कितनी जमीन रह सकती है, तो इस कानून का भी दुरुपयोग हुआ। फिर क्या था कि भूमि अभिलेख जो थे, उनके संबंध में कमजोरियां थी, कि रिकॉर्ड ही नहीं था किसके पास कितनी जमीन है। कोई उस समय कागज पत्री थोड़ी होती थी, जो किसान था उसके खेत में काम करने वाला था, उसके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब मौखिक होता था। तो इसका भी दुरुपयोग है। इसके साथ अन्य समस्याएं भी हम देखेंगे जो किसानों से संबंधित हो गई। तो चलिए हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में आई समस्याएं बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ये समस्याएं परिस्थिति जन कारकों से कहीं ज्यादा मानव निर्मित थी। ऐसा नहीं था कि प्राकृतिक रूप से बाधाएं आ गई थी, ये मानव निर्मित थी, यानी ये जानबूझकर खड़ी की गई बाधा थी कि भूमि सुधार जो कानून है, इनका सही तरीके से पालन ना हो पाए और हमारे हाथों से जो जमीन है, इतने बड़ी जमीन पे हम दबाए बैठे हैं, ये जाए ना। तो ये समस्याएं परिस्थिति जन कारकों से कहीं ज्यादा मानव निर्मित थे, जिसे तत्कालीन तंत्र की लापरवाही, अपारदर्शिता और ढुलमुल नीतियों ने अधिक बढ़ा दिया। यानी तंत्र जो था पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम काम कर रहा था, उसी की मंशा नहीं थी कि भूमि सुधार आंदोलन सफल हो। पहला है जमींदारी उन्मूलन की कमजोरियां। क्या थी जमींदारी की, पर्याप्त भूमि अभिलेखों का अभाव था। यानी सबसे पहली बात है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था, किसके पास कितनी जमीन थी, किसानों के पास भी कोई डेटा नहीं था, इसलिए ये कानून भूमि सुधार सफल नहीं होगा। दूसरी चीज थी व्यक्तिगत खेती को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यानी व्यक्तिगत खेती कितने में करना है कि नहीं करना है, वहां पे आप शामिल रह के खेती करोगे, खेतों के साथ किसानों के साथ रह के काम करोगे, कि स्वयं खेत में काम करोगे, कि करवाओगे, ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी। इसका दुरुपयोग हुआ और जमींदारी कानून जो उन्मूलन कानून था वो फेल हो गया।
प्रदेश में भूमि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो कई जगह तो देखो अधिकतम सीमा निर्धारित थी, हमारे यहाँ ये भी नहीं किए थे कि भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करते। जमींदारों और अधिकारियों की मिली भगत ने कानून के कार्यान्वयन को कठिन बना दिया। हुआ ये था कि जो जमींदार थे और अधिकारी थे, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, और इधर थे जमींदार। हुआ ये था कि जब देश आजाद हुआ था तो यही जो जमींदार वगैरह थे, बड़े बड़े लोग थे, इन्हीं के बच्चे आईएएस पीसीएस बने थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, यही दोनों मिल गए और अपनी जमीन इन्होंने बचा ली, खून खराबा किया, मीडिया में भी चीजें दबा दी, तो इसलिए सफल नहीं हो पाए। इनकी मिली भगत ने कानून के क्रियान्वयन को कठिन बना दिया। जमींदारों ने कानूनों के क्रियान्वयन को लोपित करने के लिए न्यायिक प्रणाली का भी सहारा लिया। हुआ है कि न्याय प्रणाली में भी वही वर्ग बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, मामलों को ले लिया और उन पे लेस लतीफी हुई। जितनी देर लगी उतना देर में उन्होंने पूरी जमीन को खत्म कर दिया, पूरी जमीन को इधर उधर बांट दिया अलग अलग तरीके से। मतलब अपने बेटे के नाम कर दिया, अपने नौकर के नाम ने कर दिया, अपने दूर के रिश्तेदार के नाम कर दिया, कह दिया देखो हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो उसका सहारा लिया, यानी न्यायिक प्रणाली का सहारा लिया, और कानून के क्रियान्वयन में देरी हुई, इसका फायदा उन्होंने उठाया। किराएदारी कानून की कमजोरी क्या रही, होता क्या था कि अधिकांश काश्तकारी जो होती थी मौखिक और अनौपचारिक थी, तथा बटाईदारों को कोई काश्तकारी अधिकार नहीं दिया गया था। जो काश्तकारी होती थी, काश्तकारी का मतलब होता है कि मालिक कोई दूसरा है और खेती करने वाला कोई दूसरा है। अब इन दोनों के बीच में एक हिसाब से किराएदार ही तो है, तुम्हारे घर में कोई दूसरा रह रहा है तो किराएदार है। तो ये कानून सही तरीके से कोई कोई वहां पे लिखित थोड़ी होता है। गाँव में यही होता है कि मौखिक होता है कि भाई ठीक है तुम हमारे खेत ले लो। अब अगर कोई मांगने लगेगा तो उसको आदमी हटा देगा, कह देगा तुमको ज्यादा दिमाग खराब लग रहा है तुम्हारा। तो इसी वजह से जो अधिकांश काश्तकारी मौखिक और अनौपचारिक थी, लिखित नहीं थी, इसलिए बटाईदारों को कोई काश्तकारी अधिकार नहीं दिया गया। और जब ये सूचना आई कि जो खेती करने वाले तुम्हारे लोग हैं ये आगे चल के तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तो उनको लोगों ने हटा दिया। भाई हटा ही देंगे, हमारी जमीन है तो। कानूनों को लागू करने में अत्यधिक देरी, व्यक्तिगत खेती की अस्पष्ट परिभाषा का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। काश्तकारों जो खेत में काम करने वाले वास्तविक लोग उन्हीं को हटा दिया कि यार ये कहीं कब्जा न कर ले हमारी जमीन पे। किराएदारों द्वारा स्वैच्छिक आत्मसमर्पण भी कर दिया गया। जो खेत में काश्तकार बटाईदार थे उन्होंने स्वयं कह दिया कि भाई मालिक हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए अधिक लाभ। लैंड सीलिंग कानून की भी कमजोरियां थी। जो हदबंदी कानून था, यानी हदबंदी कानून का मतलब होता है एक परिवार या एक व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम जो जमीन है वो रह सकती है। अब क्या था कि कई जगह ये परिभाषित ही नहीं किया गया था कि कितनी जमीन होनी चाहिए। दूसरी बात, परिवार पर ये सीलिंग नहीं लगाई गई थी, एक व्यक्ति पर लगाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे था इसमें। तो यहाँ क्या हुआ कि अपने परिवार के बच्चों में बांट दिया, दूर का कोई रिश्तेदार था उस पे उसके नाम पे कर दिया, नौकर काम कर रहा था उसको पता ही नहीं उसके नाम पे कर दिया, कह दिया देखो कुछ जमीन है ही नहीं। हदबंदी जो हमारे यहाँ पे थी व्यक्तिगत स्तर पर लगाई गई थी, न कि पारिवारिक जोत पर, इस जिसका दुरुपयोग जमींदारों ने सीलिंग से बचने के लिए किया और बेनामी हस्तांतरण किया। भूमि की कुछ श्रेणियों को सीलिंग से छूट प्राप्त थी, यानी कुछ ऐसी श्रेणियां रही होंगी जैसे तालाब हो गया, बंजर भूमि हो गई, खेती के लिए हो गया, या फिर कोई घर कोई बनाना चाहता है, तो कई श्रेणियां रही होंगी। तो इसका भी यानी भूमि के कुछ श्रेणियों को सीलिंग से छूट प्राप्त थी, उसका भी दुरुपयोग हुआ। पारदर्शिता के अभाव में इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, जिससे भूमि सुधार सफल नहीं हो पाए। भूमि धारक के परिवार का आकार 5 से यदि ज्यादा है तो जोत की सीमा बढ़ाई जा सकती थी, इसका भी दुरुपयोग हुआ। भूमि संबंधी अभिलेखों की भी कमजोरियां थी, यानी डेटा ही नहीं था, सब मौखिक ही तो होता था। जमींदार है तो उसके पास जरूरी नहीं कागजात हो, किसान के पास भी कागजात नहीं होते। तो भूमि अभिलेखों का अपर्याप्त डेटा और डिजिटलीकरण का अभाव भूमि सुधार के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमजोरी साबित हुआ था, जिसका दुरुपयोग भूस्वामियों ने खुलकर किया। इसके साथ साथ अन्य समस्याएं किसानों से जुड़ी हुई हैं। क्या है, किसान क्या था, अब किसान बेचारा क्या है, वंचित तबका है, हाशिए पर जुड़ा समुदाय है, पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, पर्याप्त निरक्षर था, खेती के पारंपरिक तरीकों को अपना रहे थे इसलिए फेल हो गया। किसानों को भूमि से लगाव होता था, उसकी भूमि उसकी मर्यादा से जुड़ा प्रश्न होता था। किसानों प्रदेश के किसानों में सहकारी भावना का अभाव था, यानी मिलकर खेती नहीं कर सकते थे। जब खेती अभी भी गांव में देखो तो अगर साथ में खेती एक संघ बना ले, सहकारी खेती करें तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन छोटे छोटे खेत होंगे लेकिन करेंगे अकेले। तो ये होता है हमारे यहाँ पे एकता की भावना, जाति के आधार पर बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो साथ में करें तो ज्यादा फायदा हो। तो प्रदेश के किसानों में सहकारी भावना का अभाव, क्योंकि वे जाति धर्म आधारित विभिन्न वर्गों में विभाजित थे इसलिए सफल नहीं हो पाए। किसानों के पास पूंजी का अभाव था इसलिए समस्या खड़ी हुई।
जागरूकता का अभाव था, जोखिम लेने की क्षमता का अभाव था। यानी जोखिम तो वही ले सकता है ना जिसके पास धन हो, संसाधन हो। जैसे कई महत्वपूर्ण समस्यात्मक कारण थे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 50% से अधिक कर्मकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए। भूमि का असमान वितरण और भूमि सुधारों की कल्पनातीत विफलता ने निश्चय ही उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो सफल नहीं हो पाया ना, इसीलिए ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश आज इतना पिछड़ा हुआ है। अगर भूमि सुधार सफल हो जाते तो ना इतना संघर्ष होता, समाज जाति के जाति आधार पर संघर्ष हो रहा है, कहीं कुछ संघर्ष हो रहा है, कहीं कोई घटना का नाम आ रहा है। अगर समानता आ जाती काफी हद तक, तो प्रदेश का और देश का विकास बहुत आगे बढ़ गया होता। 7वां और 8वां क्वेश्चन देख चुके, अब हम अपना 5वां और 6वां क्वेश्चन देखेंगे जो एक ही जैसे हैं लगभग लगभग। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। जो उत्तर प्रदेश में कई कानून आए, भूमि सुधार करने के लिए कई कानून आए थे। काश्तकारी से संबंधित कानून आया था, बटाईदारी से संबंधित कानून आया था, लैंड सीडिंग आया था, हदबंदी चकबंदी आया था, जमींदारी उन्मूलन कानून आया था। ये सारे भूमि सुधार से ही संबंधित है। जो तकनीकी कारण होते हैं जैसे सिंचाई के साधन, ये भी भूमि सुधार से संबंधित होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जमींदारों को उन्मूलन करने के लिए, यानी भूमि सुधार करने के लिए जो एक बड़ा कदम था, ये जमींदारों को उन्मूलन करना था। तो जमींदारी उन्मूलन करने के लिए जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम था, इसके उद्देश्य क्या थे, ये प्रश्न है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। तो हुआ ये था कि हम, चलिए इसको पढ़ देते हैं, जो पिछला पढ़ के आए हैं उसी जैसा ये क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जमीन का मालिकाना हक किसके पास होता था, जमींदारों जागीरदारों के पास होता था। भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव था, यही बिचौलिया वर्ग दलाल वर्ग का ही प्रभाव था, और कुछ लोगों का स्वामित्व होता था। मालिक कुछ ही लोग होते थे। आजादी के बाद जब का समय था, जुलाई 1949 में इसी समस्या का समाधान करने के लिए जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। यानी गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो 1949 आया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, यानी हर व्यक्ति जो खेती करता है उसको मालिकाना हक दिलाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कृषि अधिकारों को कायम करना, चाहे वह जमींदार हो या काश्तकार हो या सिकमी काश्तकार हो। जमींदार जो अब तक दूसरों का शोषण किए हैं, दूसरों के श्रम पर आश्रित रहे हैं, इनको भी उत्पादन के लिए प्रेरित करना। तो यही सबसे बड़ी गलती थी कि जमींदार को भी खेती करने के लिए इसमें वो दे दिया गया था। अब वो थोड़ी खेती करेंगे, वो तो जमींदारी ही करेंगे। तो यही समस्या हो गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या थे। तो हम जो जमींदारी उन्मूलन लाना चाहते थे उसके उद्देश्य क्या थे। जमींदारी का उन्मूलन करना चाहते थे, भूमि सुधार करना चाहते थे, उसके लिए अधिनियम 1949 लाए थे। उसके क्या, तो सबसे पहली चीज यही थी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे। हम समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, यानी समरूप जोतदारी, यानी जो जोत है, जोत का आकार है वो लगभग समान हो, या नहीं किसी के पास 650 बीघा है, किसी के पास बेचारे के पास 20 बिसुआ है, तो ऐसा नहीं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, समरूप जोतदारी व्यवस्था की स्थापना कराना, ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना। यानी ग्रामों में स्वायत्त शासन कब आएगा, जब यहाँ पे समानता होगी, सभी लोगों के अधिकार होंगे, आर्थिक विषमता नहीं होगी। नहीं तो कैसे समानता आएगी, जागरूकता ही नहीं आ पाएगी। एक वर्ग शोषक होगा, दूसरा वर्ग शोषित होगा, तो स्वायत्तता आ ही नहीं पाएगी। सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना। सिकमी का मतलब होता है वही बटाईदार होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं, ये जमीन ले लेते हैं, उनका एक बड़ा भाग उनको देना पड़ता है उसी उसी के मालिक को, जो वहां पे दूर बैठा होता है और इनको घर का बेगार वगैरह कराता है। तो इसीलिए सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सहकारी खेती को प्रोत्साहन करना। सहकारी यानी मिलजुल कर जब खेती करते हैं, किसी के पास कम जमीन है, किसी को ज्यादा जमीन है, और लेकिन जमीन है गांव के पास, और सारी खेती को मिला दिया जाए और उनकी खेती के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, लागत के हिसाब से उनमें लाभ को बंटवारा कर दिया जाए। तो सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना। अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना। तो ये जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का उद्देश्य था कि अधिक भूमि यानी एक व्यक्ति के पास एक कितनी अधिकतम जमीन रह सकती है उतनी हो, यह ना हो कि वो कुछ कर ही ना पाए और
लोगों का शोषण करे, वो खाली अय्याशी की जिंदगी जिए, ऐसा नहीं। जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य था जमींदारी उन्मूलन भू सुधार अधिनियम का। क्या था कि जैसे जटिल और भ्रामक जोतदारियां, जोत मतलब होता है खेत, यानी एक खेत 1 किलोमीटर, दूसरा खेत 3 किलोमीटर, तीसरा खेत 4 किलोमीटर दूर है, बीच में तालाब पड़ता है, कहीं पड़ता है, तो उनको खेतों को एक जगह करना, आसानी से करना कि किसान उसकी देखभाल कर सके, तो उसी को कह रहे हैं कि जटिल एवं भ्रामक जोतदारियों को समाप्त करना, भ्रम न रहे, सबको स्पष्ट अधिकार दे देना, ये सी चीज है। स्वतंत्रता के पश्चात जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। हमने किसके? जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि सुधार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही थी उनसे निपटने के लिए हमने समिति नियुक्त की, जिसने व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी। सुधार क्या क्या थे? पहले सुधार था कि मध्यस्थों का उन्मूलन करो भाई। सबसे पहले मध्यस्थ, ये जो जमींदार बटा जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, इनका हटाइए, दलालों को। दूसरा चीज काश्तकारी सुधार करो। काश्तकारी मतलब कोई किसान है और वो ज्यादा भाग में खेती करना चाहता है, ठीक है, और कोई किसान है वो शहर में रहता है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो दूसरा काम कर रहा है या खेती के जो व्यापार कर रहा है, चीजों को बेच रहा है, तो वो किराए पे ले सके, उसके लिए काश्तकारी जो कानून है उसमें सुधार करना। हदबंदी लाना, यानी भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना कि कितनी जमीन एक व्यक्ति अधिकतम ले सकता है। भूमि की चकबंदी करना, एक जगह पे खेत लाना अलग अलग जो है, ठीक है। अधिनियम की सफलता क्या रही, इसकी सफलता क्या रही और इस अधिनियम की असफलता क्या रही, यानी लिमिटेशंस क्या रही। सफलता ये रही कि मध्यस्थों को हटाने के संबंध में यह अधिनियम काफी हद तक सफल रहा। किसानों और सरकार के मध्य लगभग सीधा संबंध स्थापित हुआ। अधिनियम स्वायत्त शासक की स्थापना में सफल रहा। स्वायत्त शासक नहीं कहेंगे, एक जमीन का एक स्वायत्त मालिक की स्थापना में यह अधिनियम सफल रहा। जटिल जोतदारियों को समाप्त करके सरल एवं समाज अनुकूल जोतदारी व्यवस्था की स्थापना की गई। भूमिहीन किसानों को भूमि युक्त बनाने में सफलता प्राप्त हुई, यानी जिन लोगों को जमीन, यानी इंदिरा गांधी के समय में बहुत से लोगों को जमीन मिली थी, तो वो इसी का एक हिस्सा था, यानी भूमिहीन लोगों को, किसानों को भूमि युक्त बनाने में काफी हद तक सफलता मिली। इसकी असफलता कह रहे हैं, असफलता ये रही कि जो ये अधिनियम था, जो कानून था, भूमि सुधार करने के लिए तरह तरह के कानून लाए गए थे, जमींदारी उन्मूलन करने के लिए यानी मिटाने करने के लिए, काश्तकारी सुधार करने के लिए, बटाईदारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, भूमि की अधिकतम सीमा तय करने के लिए, चकबंदी, सब काफी हद तक सफल रहे, लेकिन बहुत हद तक नहीं सफल रहे। तो यही कहते हैं अधिनियम की असफलता में कि इसकी सीमाएं क्या है कि अधिनियम में कई खामियां मौजूद थी, कई रणनीतिक कमियां थी, इसकी वजह से भूमि स्वामी अपनी भूमि को अधिग्रहण से बचा लेते थे, ये बच जाते थे, किसी ने कोई न कोई जुगाड़ निकाल लेते थे। अतः भूमि के अधिक जमाव को रोकने में यह अधिनियम असफल रहा। जमींदारी उन्मूलन से जमींदारवाद पूर्णतः खत्म नहीं हो पाया। आज भी ये अपने दूसरे रूपों में ये व्यवस्था जारी है। आज भी देखेंगे तो कई लोग होंगे जिनके पास 150 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा जमीन है, वो खेती नहीं करते हैं, वो दूसरों को दिए हुए हैं, तो ये अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से जारी है। ज्यादा इसमें सुधार नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका जो प्रभाव था ये कम हुआ है। जो जो सामान्य लोग थे उनको कुछ हद तक जमीन मिली हुई है, जमींदारी जो लोग थे उनका शोषण कम हुआ है, समाज में समानता आई है, ठीक है। ये सारी चीजें हो। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। फिर भी यह अधिनियम सफलता असफलता से कहीं अधिक सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासिल कर सका, यानी काफी हद तक सामाजिक न्याय स्थापित करने में भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण। जो अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश में जमींदारी। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की सफलता एवं असफलता पर प्रकाश डालिए, यानी किस हद तक ये सफल रहा, किस हद तक असफल रहा, इसके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा जो कृषि सुधार था वो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र में सुधार करना था, भूमि भूमि सुधार करना था, उसमें सबसे बड़ा भाग था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इसके माध्यम से कृषकों एवं राज्य के मध्य कृषक और राज्य, इनके मध्य में मौजूद जो दलाल थे, मध्यस्थ थे, बिचौलिया थे, उनको हटा दिया गया। किसके? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के माध्यम से। और जो काश्तकार थे यानी किसान थे, उनकी स्थिति मजबूत हुई, उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया। अब इसके लाभ क्या रहे? जमींदारी उन्मूलन के लाभ क्या रहे? तो यही सफलता में आ जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लाभ जो रहे वही सफलता में। तो जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम पारित किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम, उसके लाभ क्या रहे, यानी इसके लाभ क्या क्या रहे? तो इसके लाभ ये रहे, अरे सॉरी,
तो इसके लाभ ये रहे कि सबसे पहली चीज ये हुई कि मध्यस्थ एवं शोषक वर्ग का अंत हो गया, यानी जैसे जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग ये खत्म हुए, तो जो शोषक वर्ग था यही जब सबसे ज्यादा शोषण करता था, इसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं था, जितना चाहे उतना लगान ले लेता था, उपज का हिस्सा। तो ये जब खत्म हो गया तो मध्यस्थ व शोषक वर्ग का अंत हो गया। ठीक है, जब अंत हो गया तो कृषि योग्य जो भूमि थी, काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हुई जिस पर वे खेती करते थे, यानी मध्यस्थ खत्म हो गए, बिचौलिया वर्ग। तो अब उनको जो काश्तकार थे, यानी खेती करने वाला जो बटाईदार होता है, काश्तकार, उनको वो जमीन मिल गई जिस पर वो खेती किया करते थे। अब वो जमीन मिल गई, जमीन के मालिक बन गए, तो क्या हुआ, कृषि योग्य क्षेत्र से अत्यधिक उत्पादन संभव हुआ, क्योंकि अब ये मोटिवेट हो गए कि हमको कोई हटा नहीं सकता है, कल को अधिक उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए ही होगा। तो अत्यधिक उत्पादन हुआ, उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा, जो भू राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार को जो टैक्स अभी तक जा रहा था वो ज्यादा जाएगा, अधिक उत्पादन होगा। और जब भूमिहीन किसानों को भूमि मिलती है तो क्या होगा, उनकी दशा में भी सुधार होगा, तो भूमिहीन किसानों की दशा में सुधार हुआ। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, भूमि सुधार कार्यक्रमों को इससे गति मिली। अब क्या हुआ, अगर देखते हैं तो हम इसके प्रश्न के तहत ये देखते हैं कि जो जमींदारी प्रथा थी उसका समाज में क्या प्रभाव होता है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सफलता कहाँ रही, असफलता क्या रही। तो उन्मूलन में ये क्या होता है कि अगर बात करें तो इसके प्रभाव क्या थे, जमींदारी प्रथा का समाज में क्या प्रभाव था। तो ये समाज में क्या प्रभाव था, ये बड़ी ही अन्याय और शोषण पर आधारित व्यवस्था थी, यानी जमींदारी प्रथा बड़ी ही अन्याय और शोषण के स्तंभों पर खड़ी हुई प्रथा थी, जिसमें कृषक बहुत ही बेबसी युक्त दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर था। इसमें बेगार और विलासिता का संबंध प्रगाढ़ था, यानी बेगार किसानों को कहा जाता था, काश्तकारों को जो बटाईदार थे, कि बेटा कर नहीं रहे हो हमारा ये काम, घर का पोछा नहीं लगा रहे हो, तुम हमारी मिट्टी नहीं डलवाए हो, अब तुमको खेत नहीं देंगे अपने। तो इससे बेगार करवाया जाता था, बिना उनको मेहनताना दिए, मजदूरी दिए, उनसे अलग अलग तरह के काम करवाए जाते थे, उनके बच्चों से खेती करवाई जाती थी। और एक तरफ ये विलासी जीवन जी रहे थे, बड़ा ही उन्मूलन की सफलता कितनी रही, सफलता ये रही, जो जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था थी, ये जो कानून आया था उसकी सफलता ये रही कि हमने आजादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक तरीके से हमने बिना बल प्रयोग किए अधिकांश जमींदारियों का उन्मूलन कर दिया, यानी खत्म हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से भले ही जारी है, लेकिन काफी हद तक बहुत बड़े पैमाने पर इनका अंत कर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप लगभग 2 करोड़ काश्तकार भूमि के स्वामी बनने में सफल हुए। आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ग हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास आज ज्यादा जमीन दिख रही है, लेकिन ये पहले काश्तकार ही थे, वहां पे काम करने वाले थे, इनको जमीन मिली जब जमीन भूमि सुधार आंदोलन हुआ। तो इसके भूमि सुधार क्या कहते हैं कानून पास हुआ, तो इनको जमीन मिल गई। कई वर्ग ऐसे हैं जैसे पटेल समुदाय हो गया, यादव समुदाय हो गया, जाट हो गया, तो इनको जमीन उसी के तहत मिली थी। ठीक है, और अगर आगे देखें तो राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम, अब क्या हुआ, दशा सुधारने के लिए क्या किया गया, राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम, सामाजिक विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति व अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा सकी। अब तभी तो सफल होंगी जब उनको समानता आएगी, वो लेने लायक हो जाएंगे। सामाजिक संरचना, प्रभुत्व के आदर्श, नीतियों के स्वरूप आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी जो सामाजिक संरचना थी, आज तक जो कह रहे थे हम मुंह से पैदा हुए हैं, ये अब उनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, अब नीतियों में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब इसकी असफलता क्या रही, असफलता ये रही कि जमींदारी उन्मूलन की असफलता ये रही कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करने के दौरान पर्याप्त भूमि अभिलेखों का अभाव था, यानी पर्याप्त भूमि अभिलेख नहीं थे। लिखा पढ़ी कहाँ होती थी, किसके पास जमीन के कागजात होते थे, जो बटाईदार होता था वो तो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या था, जिस समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया जा रहा था तो पर्याप्त हमारे पास भूमि अभिलेख नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं थे, जिसका प्रयोग जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए किया गया, यानी अपनी जमीन को बचा ले गए किसी न किसी तरीके से, अपने बेटे के नाम कर देते थे, कहीं किसी के नाम कर देते थे। उत्तर प्रदेश में जमींदारों को अपनी निजी कृषि के लिए भूमि रखने की अनुमति दी गई थी, यानी जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे उन्होंने कहा था हम जमींदारों को भी खेती कराएंगे। तो यही तो हुई समस्या, वो खेती करते ही नहीं थे, वो किसी न किसी बहाने से उनको हटा ही देते कि उनके पास जमीन रहेगी नहीं, उनको दूसरा बिजनेस कोई खोल सकते हैं तो खोल लें, नहीं तो क्या कहते हैं जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन यही दे दिया कि वो निजी कृषि कर सकते हैं, तो अब कृषि करने की अनुमति मिल गई तो उन्होंने वही
जो पारदर्शिता के अभाव में जमींदारों ने लगभग अधिकांश जमीनों को निजी कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि के रूप में घोषित करवा लिया। यानी दिखाने के लिए तो हुआ कि भूमि सुधार हुआ, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में जब जमींदारों को अपनी निजी कृषि के लिए भूमि रखने की अनुमति दे दी गई थी, तो पारदर्शिता के अभाव में, भ्रष्टाचार में और अधिकारियों के साथ मिलकर जमींदारों ने लगभग अधिकांश जमीनों को अपनी निजी कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि के रूप में घोषित करवा दिया और कानून का दुरुपयोग किया। भूमि स्वामियों ने जमींदारी उन्मूलन कानूनों के लागू होने में विलंब करने के लिए क्या किया? न्यायालय में गए, मुकदमेबाजी की। अब मामला रुक गया, न्यायालय ने स्टे लगा दिया। अब ये अपना पूरा जमीन को इधर उधर बांट देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कानूनी हिसाब से बच जाएंगे। मुकदमेबाजी जैसे विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया। जमींदारों और नौकरशाहों के बीच साठगांठ ने जमींदारी उन्मूलन लागू होने के और अधिक कठिन बना दिया। यानी जो नौकरशाह थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, डीएम एसडीएम थे, ये भी मिल गए, तो अब ये और कठिन बन गया। ठीक है, रसिया में देखो रातों रात घोषित कर दिया था पूरे, नहीं तो गोली मारते थे वो लोग। रसिया में कितना जल्दी डेवलपमेंट हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे यही हुआ कि पूरी तरह से क्रांति कर दिया कि जो भी उस मार्ग में आएगा, क्रांति के मार्ग में आएगा, किसानों और शोषित वर्गों के क्या कहते हैं अधिकारों को दमन करने की कोशिश करेगा, उनमें घुसपैठिया बनने की कोशिश करेगा और समाज में बंटवारा नहीं करेगा संसाधनों को, उसको हम खत्म कर देंगे। तो यही हुआ, वहां पे पूरी तरीके से बांट दिया गया। यहाँ हो ही नहीं पाया हमारे यहाँ पे कुछ। बड़े भूस्वामियों ने अपनी जमीनें अपने सगे संबंधियों के नाम हस्तांतरित कर दी ताकि उन पर छोटे भूमि मालिक का लेबल लग सके। यानी बड़ी बड़ी भूस्वामियों ने अपने सगे संबंधियों के नाम पे जमीन कर दी, भले नाम कर दिए, खेती है इन्हीं के पास, अपने नौकरों के नाम कर दी, जिनको जानते नहीं उसके नाम पे कर दिया, बच गए कि हमारे पास जमीन ही नहीं। ऐसा कि कम जमीन है, खेती कर नहीं करेंगे क्या, ऐसा। निसंदेह जमींदारी उन्मूलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यद्यपि कानून को पास करने में बेतरतीब, देरी और कानून निर्माण की प्रगति दोनों ने इसके प्रभाव को छीन कर दिया। यानी कानून ही बहुत धीरे धीरे ढुलमुल तरीके से बनाया गया और कानून ऐसी तरीके से बना दिया गया कि उसमें ऐसे लूप होल दे दिए गए कि दिखे तो रहा है कि हो रहा है, लेकिन कुछ वास्तव में नहीं हो रहा। फिर भी परंपरागत उच्च वर्ग का काफी प्रभाव कम हुआ। सामान्य कृषक की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ, लेकिन फिर भी सुधार हुआ। चलिए दोस्तों, तो हम अपना 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के देख चुके हैं। अब हम तीसरा चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हमारा तीसरा क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए भूलेख यूपी पोर्टल के लाभ और उद्देश्य बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप चालू किया था, यह पोर्टल लाया था भूलेख यूपी पोर्टल, इसके लाभ क्या है और ये क्यों लाया गया था, इसके उद्देश्य क्या है। कोई भी काम किसी ना किसी उद्देश्य से ही किया जाता है, बिना उद्देश्य के तो होता नहीं। तो भूलेख यूपी पोर्टल क्या था? देखिए, हमारे प्रदेश में या जहां कहीं भी हो, देश में आप देखते होते जमीन संबंधी विवाद होते ही होते रहते हैं। कोई लड़ाई हो रहा है, उसी के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े संघर्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी को रोकने के लिए, और सरकार को भी पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन किसकी है। कोई कोई ऐसी जमीन होती है जिसका कोई मालिक ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बेचने वाला है, तो बेचने वाला क्या करेगा, ऐसी जमीन को नाम कर देगा, मतलब किसी को बेच देगा। हो सकता है तालाब है, उसकी पुराई करके बेच दिया, जो ग्राम समाज की भूमि होती है उसको बेच देता है। तो इससे क्या होगा कि इस पोर्टल के माध्यम से, जो भूलेख यूपी पोर्टल है, उसके माध्यम से जो गांव गांव की जमीन है, अपने पूरे प्रदेश की जमीन है, उसका क्या किया जाएगा, उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या पता चलेगा कि इस भूखंड को कहते हैं गाटा, उसको एक विशेष नंबर दिया जाएगा कि आपका प्लाट जो है किस गाटा नंबर में आता है, ठीक है। और इसका आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई विवाद हो गया तो कोई कब्जा ही नहीं करेगा। जैसे किसी को कोई जमीन खरीदनी है तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये जमीन विवादित है, ये तालाब वाली जमीन थी, ये ग्राम समाज की भूमि है और ये प्रधान हमको बेच रहा है या फिर ये व्यक्ति हमको बेच रहा है, तो ये चीजें पता चल जाएंगी। अब अगर पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा जमीन का, तो विवाद भी नहीं होंगे। न्यायालय के पास जाएंगे, मान लो विवाद, तो न्यायालय तुरंत वो निकाल देगा निष्कर्ष कि तुम कब्जा किए हो, इसके ऊपर ये जमीन दूसरे की है। तो ऐसे करके, तो इन्हीं विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने पूरी जमीन का जो लेखा जोखा था उसको ऑनलाइन कर दिया था, और जिस पर ऐप पे किया था, पोर्टल पे किया था, उसका नाम था भूलेख यूपी पोर्टल। तो चलिए समझते हैं इसके लाभ और उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, बाकी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड द्वारा भूलेख यूपी वेब पोर्टल, यानी इंटरनेट पर कोई वेबसाइट बना दी जाती है, कोई पोर्टल, उसी को कहते हैं पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड द्वारा
भूलेख यूपी वेब पोर्टल को जमीन संबंधी जानकारी को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। भूलेख का यूपी भूलेख का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से, जो यूपी भूलेख है, जो ना उत्तर प्रदेश में जितने भी भूमि से संबंधित लेख है, यानी भूमि से संबंधित लेख तो अभी भी है लेकिन वो ऑनलाइन है, तो उत्तर प्रदेश भूलेख का रिकॉर्ड पूरा का पूरा ऑनलाइन होने से भूमि का सारा लेखा जोखा सुरक्षित रहता है, जिससे एक तरफ तो क्या होता है, सामाजिक सौहार्द को मजबूत आधार मिलता है, यानी लड़ाई झगड़ा कम होगा, भाई विवाद ही नहीं होगा, पूरा क्लियर है कि किसकी जमीन है किसकी नहीं, तो कोई कब्जा करने को नहीं सोचेगा, किसी को भ्रम भी नहीं आएगा कि ये जमीन हमारी है, क्योंकि फंस जाएंगे। तो इसीलिए जिससे एक तरफ सामाजिक सौहार्द को मजबूत आधार मिलता है, तो दूसरी तरफ विवादों के दृष्टिगत पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, यानी पूरी तरह से कोई विवाद होता है नहीं, पारदर्शिता की स्थिति होती है। तो इसके लाभ क्या है, सबसे पहले इसके लाभ क्या है, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या थे, जो भूलेख यूपी पोर्टल था इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, ठीक है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या क्या है, यानी क्या क्या इससे नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट है इसके। तो सबसे पहले अगर समझिए कि भूमि से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो भूमि से संबंधित जो अधिकांश जानकारी होती है, जो किसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जो भूमि का मालिक होता है, जो भी जरूरी होती है सारी मिल जाती है। तो भूमि से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई संबंधित व्यक्ति है, उसको अपनी भूमि के किसी भाग का नक्शा चाहना या भूमि से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए कार्यालय का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से ही उसको खसरा खतौनी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, उसका कौन सा प्लाट नंबर है, किस दिशा में है, कितने उसमें सारी चीजें, यानी संबंधित व्यक्ति को, जिसका भूस्वामी होगा, जो संबंधित व्यक्ति को अपनी भूमि के किसी भाग का नक्शा या भूमि से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बाबू जो होते हैं पैसा मांगते हैं, लेखपाल पैसा, तो वो नहीं देना पड़ेगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लगने वाला जो समय होता है, तहसील जाना पड़ता था, कचहरी जाना पड़ता था, उनसे मिल पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था, हफ्तों लग जाते थे, तो लगने वाला समय और इससे धन की बचत होगी। जो जमीन संबंधित विवाद होते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के पास पूरा का पूरा सबूत रहेगा कि जमीन का असली हक मालिक कौन है। इसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य वही थे कि संपत्ति धारक, जिसके पास संपत्ति है, जिसकी जमीन है, उसको अपनी भूमि से जुड़ी सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके, फर्जी तरीके से होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सकारात्मक पक्ष क्या है, यही उद्देश्य है, तो यही इसके लाभ है। भूलेख यूपी पोर्टल प्लाट विवादित है, भूलेख यूपी पोर्टल पर जो ये पोर्टल होता है, उस पर कोई अगर प्लाट विवादित है या नहीं है, इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। शत्रु संपत्ति का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। शत्रु संपत्ति का मतलब ये होता है कि कोई विदेश वाला हमारे देश में संपत्ति खरीद के चला गया, अब उसको पता नहीं है लोगों को, लेकिन इससे पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि ये संपत्ति अगर हमारे देश वालों की किसी की नहीं है, हमारे प्रदेश की नहीं है, विदेश की है, तो शत्रु कोई हमसे युद्ध लड़ रहा है तो उसकी संपत्ति है। तो शत्रु संपत्ति का भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है। जो परित्यक्त संपत्ति है, मान लो कोई ऐसी जमीन होती है जिसका कोई वारिस ही नहीं होता, मान लो कोई परिवार है, खत्म हो गया, अब उस जमीन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि किसी की होगी, तो इसीलिए जो परित्यक्त भूमि होती है उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जो शत्रु संपत्ति होती है उसका विवरण प्राप्त किया जा सकता है। कोई प्लाट विवादित है नहीं, इसकी जानकारी हो सकती है। जो खरीदने वाला है उसके लिए जानना जरूरी है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में भूखंड यानी गाटा की बिक्री की स्थिति आसानी से ज्ञात की जा सकती है, यानी भूखंड जैसे गाटा की बिक्री की स्थिति की गाटा संख्या, यानी कौन सा पूरे गांव को गाटा नंबर में बांट दिया जाता है उसके भूखंड को, और उसी के हिसाब से बिक्री होती है। तो भूखंड की बिक्री की स्थिति आसानी से ज्ञात की जा सकती है। खसरा खतौनी है, खेत से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी जानकारी होती है, उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो आप इसी पोर्टल के माध्यम से। खरीदार कोई जमीन को खरीदना चाहता है वो ये सुनिश्चित कर सकता है बड़ी आसानी से कि जमीन में कोई तालाब तो नहीं है। मान लो कोई जमीन किसी को बेच रहा है, तालाब पुरा दिया है, लेकिन वहां लिखित में वहां तालाब है कागजों में, तो तालाब तो नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि तो नहीं है, कहीं चारागाह वाली भूमि तो नहीं है, पट्टा भूमि तो नहीं है। जो गैर हस्तांतरणीय भूमि होती है कि इनको किसी को बेच नहीं सकते, वो तो नहीं है। शामिल नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं है तो खरीद लेगा, अगर ऐसी भूमि है तो नहीं खरीदेगा। नकारात्मक पक्ष क्या कहते हैं, तो देखो जो समझदार आदमी पढ़ा लिखा होता है हर जगह बौद्धिक उसको वो खुजली होती है, तो क्या होता है कि हर जगह वो निकालता है। तो नकारात्मक पक्ष इसमें कहता है कि कोई अगर गलत जानकारी अपलोड हो गई है तो ऑनलाइन आप सुधार नहीं कर सकते हो, आपको
तहसील कचहरी जाना ही पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। भाई अच्छी बात है ना इस चीज की कि अगर कोई सुधार करना है तो आपको कचहरी जाना पड़ेगा, लेकिन आपको आसानी से रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन सुधार होने लगा तो पता नहीं कौन सुधार कर दे, क्या गलत हो जाए क्या सही हो जाए। तो इसका नकारात्मक पक्ष में इसमें कहा जा रहा है कि भूमि विवरण में अगर कोई गलत जानकारी अपलोड हो गई है तो उसमें अगर सुधार करना है तो ऑनलाइन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे क्या होता है, भूमि धारक का नाम तो पता चल जाता है, गाटा संख्या पता चल जाती है, रकबा पता चल जाता है, लेकिन अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता नहीं चलती। तो ये सब बना के आलोचनाएं हो रही हैं। आगे की राह क्या है, आगे की राह क्या होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी इस सुविधा का लाभ लेने में असमर्थ। होता क्या है कि ये बात सही है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण जनता भले ही जानती हो लेकिन इन सब चीजों में संकोच करती है, क्योंकि शिक्षित नहीं होती है, उसको जागरूकता नहीं होती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी इस सुविधा को लेने में सक्षम नहीं, असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक जो विवाद होते हैं और मुकदमे भूमि संबंधी ही होते हैं, जो लंबे और उलझाऊ कानूनी दांवपेच में कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव में उपजे भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत अभियान भी शुरू किया है। निसंदेह यूपी भूमि पोर्टल या भू पोर्टल भूमि संबंधी विवादों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है भूदान एवं ग्रामदान के बारे में। पूछ रहा है भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भूदान आंदोलन चालू हुआ था वो किस हद तक सफल हुआ, यानी इसके कितने प्रभाव हुए, क्या क्या प्रभाव हुए और ये कहाँ जाके रुक गया। ठीक है, तो ये बताना है। तो हम समझ लेते हैं आसान भाषा में कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या है। तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि हमको नाम से क्या पता चल रहा है, भूदान यानी भूमि का दान, ग्राम दान आंदोलन, भूदान आंदोलन यानी भूमि का दान करना है, ग्राम दान आंदोलन यानी पूरा गांव ही अपनी जमीन को दान कर देता है और आपस में साझा कर लेता है। तो ये क्या थे, जब आजादी के बाद इसको विनोबा भावे द्वारा चालू किया गया था। इसमें क्या था कि जो गांव गांव में आप देखे होंगे जमींदारी प्रथा सदा से चली आ रही थी, हमारे यहाँ पे जातिवाद चला आ रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बेचारे बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन जी रहे थे। 90% लोग आजादी के बाद तो उनके पास मतलब 50-60% लोग तो जमीन ही नहीं थी। ज्यादातर लोग तो जमींदारों के खेतों में खाली मजदूर ही थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनको बेगार करवाया जाता था। और जो जमींदार वगैरह थे सारे बड़े बड़े लोग तो विलासितापूर्ण जीवन जिया करते थे। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने गांधीवादी तरीके से स्वैच्छिक तरीके से एक आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, ठीक है, बड़े बड़े जो जमींदार थे जागीरदार थे, उनसे याचना की जाती थी, उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप जो अपने गांव के ही जो अपने आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी दशा में थोड़ा सुधार करने के लिए थोड़ा प्रयास तो करिए। थोड़ा थोड़ा भगवान की बात की, थोड़ा धर्म की बात की, जब उनको नैतिक रूप से स्वैच्छिक रूप से उनको क्या कहते हैं मनाया, उनको मोटिवेट किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में क्या कहते हैं अंदर लोगों के दिल नहीं है, लोग करते नहीं। तो लोगों ने क्या किया, भूदान आंदोलन चालू हुआ। तो पहले भूदान आंदोलन चालू हुआ था, जब ये सफल हुआ काफी हद तक तो फिर विनोबा भावे ने ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत करी। तो भूदान आंदोलन में क्या था कि जो जमींदार थे, ठीक है, भूदान आंदोलन में क्या था कि जो जमींदार हुआ करते थे, जो अमीर किसान होते थे, उनको अपनी जमीन का हिस्सा जो होता था, जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन जो किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनको दान करने के लिए मोटिवेट किया जाता था। ठीक है, और ग्रामदान आंदोलन में क्या था, सॉरी, ग्रामदान आंदोलन में पूरा गांव मिलकर, जैसे पूरा गांव आपस में मिल जाता था, जैसे बड़ा जमींदार भी है, छोटा जमींदार भी है, किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास जमीन ही नहीं है। जैसे दोस्त मिलकर नहीं करते, किसी के पास 100 रुपया निकलता है, किसी के पास 50 रुपये, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास 1000 रुपया। तो सब लोग मतलब कि ये नहीं होता है दोस्तों में कि बराबर बराबर खाए, वो लोग सब लोग कोई खाना खा लेते हैं जो खाना होता है, और जिसको जितना देना होता है दे देता है, ऐसे मांगते नहीं किसी। तो उसी तरह पूरा गांव मिलकर गांव की सारी जितनी जमीन होती थी उसको आपस में साझा कर लेता है, और वहां पे सहकारी खेती करने लगते हैं, सब मिलकर खेती करते हैं और लाभ को आपस में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बांट लेते हैं। तो ये खेती थी। तो चलिए हम किताब में देखते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है कि सन 1950-51 में 50% से अधिक कृषि श्रमिक परिवार भूमिहीन थे। यानी 50% से अधिक जो कृषि श्रमिक परिवार थे, यानी
खेतों में जो काम करते थे किसान, जैसे कृषि वाला भी तो मजदूर होते हैं जो खेती किसानी में मजदूर का काम करते हैं, धान लगाना है, बोरियां भरनी है, ये चीजें। तो 1950 के 1950-51 में जो 50% से अधिक जो कृषि श्रमिक थे वो भूमिहीन थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी। जो खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं उनके पास खुद की जमीन नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद, भारत की आजादी के बाद, कृषि जोतों में असमानता से उत्पन्न आर्थिक विषमता कृषकों की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण थी। जब हम स्वतंत्र हो गए तो उस समय कृषि जोत यानी खेत खेत का जो वितरण था, जमीन का जो वितरण था, उसमें बहुत ज्यादा असमानता थी। उसके कारण आर्थिक विषमता मौजूद थी, जिससे कृषकों की दयनीय स्थिति थी। यानी इसका प्रमुख कारण, कृषकों की दयनीय स्थिति का कारण जोतों में असमानता ही थी। भूमिहीन कृषकों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए लोग जो थे, जो बड़े गरीब लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शुरू किया गया भूदान आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अहिंसात्मक तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से, इसमें स्वेच्छा से लोगों को मोटिवेट किया जाता था, नैतिक माहौल बनाया जाता था। वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत जो भूमि संपन्न वर्ग था उनसे आग्रह किया जाता था, उनको मनाया जाता था, उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उनको सौंप दें। परिणामतः इसका प्रभाव क्या हुआ? कुछ संपन्न वर्ग ने अपनी अपनी भूमि का कुछ हिस्सा स्वैच्छिक रूप से दान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जिसके पास 100 एकड़ है वो 4-5 एकड़ 10 एकड़ तक जमीन दान कर देता था, ये भी बड़ी बात थी। फिर इससे ही प्रोत्साहित होकर ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत की गई। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत 1952 में हुई। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत करी, फिर उसके बाद ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत 1952 में हुई। ग्राम दान आंदोलन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में जो भूमि स्वामी थे, जो पट्टाधार तक थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके भूमि संबंधी अधिकार को त्यागने के लिए उनको राजी किया गया। प्राप्त भूमि को संयुक्त खेती हेतु ग्राम संघ की संपत्ति बना दिया गया। यानी ग्राम संघ माने पूरे गांव की वो जमीन हो जाती थी। जो बड़े किसान होते थे, छोटे किसान होते थे, वो सारी अपनी जमीन को ग्राम संघ में दान कर देते थे। फिर मिलकर कौन सी खेती? संयुक्त रूप से खेती करते थे। इसकी सफलता क्या रही? भूदान आंदोलन की सफलता क्या रही? तो सफलता यही रही कि इस आंदोलन के माध्यम से एक नैतिक माहौल का निर्माण किया गया। जमींदारों को स्वैच्छिक रूप से भूदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। एक नैतिक माहौल का निर्माण करके जमींदारों को स्वैच्छिक रूप से भूदान करने के लिए, कोई रक्त की क्रांति नहीं थी कि रक्त के माध्यम से जैसे रसिया वगैरह में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया फिर जमीन। यहाँ कर नैतिक माहौल निर्माण करके स्वेच्छा से भूदान हेतु प्रोत्साहित किया। अपनी तरह का यह पहला आंदोलन था जो दूरगामी सामाजिक लकीर खींचने में सफल रहा। किसानों को संगठित करने हेतु मंच इसके माध्यम से तैयार किया गया, यानी किसान आपस में संगठित हो गए। भूमिहीनों के मध्य राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया, यानी जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई भूमिहीनों की, तो उनकी राजनीतिक स्थिति भी बेहतर हुई। तो अब आंदोलन की कमियां क्या रही? यही असफलता की बात करें, जब मूल्यांकन की बात आती है, सफलता तो ये रही। सफलता हम देखते हैं कि भूदान आंदोलन से क्या हुआ, काफी जमीन भी मिली, लेकिन असफलता क्या रही? असफलता को देखते हैं। ठीक है, आंदोलन की कमियां, इस आंदोलन में कमियां या भूदान आंदोलन में क्या क्या वो हुआ। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि इससे ज्यादातर जब जमीन दी गई थी, जैसे कोई भूमि दान कर रहा है तो चाहे जितना कर रहे थे, ज्यादातर जो 80% जमीन दी गई थी वो बंजर थी, उपजाऊ ही नहीं थी। और जैसे कोई विवाद में फंसा है, कोई कानून में फंसा है, तो ऐसी जमीन लोग दान कर देते थे। ठीक है, और जो भी दान करने के लिए जमीन आई थी, तो हर जगह देखिए बुरे लोग भरे पड़े हैं। ये जमीन तो दान करा ली गई, लेकिन जो जिन उद्देश्य के लिए की गई थी कि हम गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को देंगे, उनको तो नाम मात्र की ही मिली। इसी को बंदर बाट मचा दिए, यानी ऊपर ही ऊपर जो जिनके लिए आई थी उनको नहीं मिली, ऊपर ही जो दलाल लोग थे उन्होंने आपस में बांट लिया। यानी अधिकांश जो जमीन थी, अधिकांश जमीन लगभग 80% जमीन जो दान की गई थी वो अनुपजाऊ थी, उपजाऊ ही नहीं थी। अधिकतर जो भूमि थी वो मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी। ठीक है, भूमिहीनों को तो नाम मात्र की ही मिली थी दान की गई जमीन, इसलिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, मतलब ज्यादातर सफल नहीं हो पाया। आंदोलन व्यापक जन भागीदारी जुटाने में असफल रहा, यानी जमीन को दान करने के लिए कहोगे तो कौन करेगा, तो हुआ, एक हद तक हुआ, लेकिन व्यापक स्तर पर जन भागीदारी इसमें नहीं आई। और ऊपर से सब सरकार घुस गई इसमें, सरकार समर्थन देने लगी, तो लोगों को लगा कि सरकार बेवकूफ बना रही है। तो व्यापक
आंदोलन व्यापक जन भागीदारी जुटाने में असफल रहा। जहां भू सामर्थ्य में असमानता अधिक थी वहां सफल नहीं हो पाए। जहां बहुत ज्यादा अमीर गरीब दिखाई थी वहां तो बिल्कुल भी ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। अब समझते हैं इसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम तो काफी अच्छे हुए। कई राज्य ऐसे आएंगे, तो कई ऐसे राज्य आए, कई राज्यों ने भूदान आंदोलन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कानून बनाए। इस आंदोलन को जब देखा भूदान ग्रामदान आंदोलन अच्छा है, तो इनको लागू करने के लिए अब सरकार आगे आ रही। सरकार कानून बनाएगी तो अच्छा है, सरकार के नजरिए से तो अच्छा है। सरकार समर्थन देगी, सहायता देगी, तो जनता को लगेगा कि सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, तो जनता दूर हट जाएगी। क्योंकि पेड़ लगाओ कहेगी, मान लो तुम पेड़ लगाते हो रोड के किनारे, और कुछ दिन बाद जब वो तैयार हो जाएंगे, आप पूरी जिंदगी पानी डालोगे, फिर कह देंगे हमारे पेड़ हैं। तो इसीलिए जनता समझ गई थी, जनता मतलब सरकार जब शामिल हो गई थी तो जनता बाहर हो गई थी। कई राज्यों ने भूदान आंदोलन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कानून बनाए। इस आंदोलन को शुरू में कुछ सफलता मिली, किंतु स्वैच्छिक आंदोलन की जगह, जब ये पहले स्वैच्छिक आंदोलन था, लेकिन उसकी जगह में जब सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम में परिवर्तित हो गया तो इसने अपना महत्व खो दिया। जिन क्षेत्रों में यह आंदोलन निष्प्रभावी रहा, यानी कुछ ही क्षेत्र यहाँ थे जिसमें यह आंदोलन कुछ हद तक सफल हुआ। जहां जहां सफल नहीं हुआ वहीं देखो, तो जहां असमानता ज्यादा थी वहीं पे नक्सलवाद आया। नक्सलवाद भी शोषण से मुक्ति करने के लिए था, जमीन की असमानता के कारण खड़ा हुआ था नक्सलवाद, माओवाद। तो जिन क्षेत्रों में यह आंदोलन निष्प्रभावी रहा तथा लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, वहां नक्सलवाद जैसे आंदोलनों की नींव पड़ गई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार की इस रक्तहीन क्रांति ने कानूनन भूमि सुधारों को आधार प्रदान किया। यह गांधीवादी विचारधारा से अभिभूत एक महत्वपूर्ण कदम था जो इतिहास में सदैव स्मरण रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो जो हमारा चैप्टर था उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव, इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, केवल दो बचे हैं, पहला और दूसरा। जिसमें से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है मार्किंग में, वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के विकास में चुनौतियां, यानी जो उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है तो बाधाएं, चुनौतियां हैं। तो ये चुनौतियां और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई रणनीतियों को संक्षेप में बताइए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। अभी जब 2000 में अभी 24 का पेपर था, तो 25 में अभी जब हुआ है तो उसमें यही सारी चीजें, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था कि चुनौतियों के बारे में बताइए, समस्याओं के बारे में बताइए। तो ये है, बहुत ज्यादा आता है मेंस में ये क्वेश्चन। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में विकास में चुनौतियां क्या क्या है और सरकार द्वारा कौन सी रणनीतियां अपनाई गई। तो इसका यही होगा कि थोड़ा भूमिका लिख देना है, और चुनौतियों में वही सारी चुनौतियां हो जाती हैं जिनको अभी तक आप जानते हैं। शिक्षा की चुनौतियां, रोजगार की चुनौतियां, स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां, ठीक है, अपराध से संबंधित चुनौतियां, कानून और व्यवस्था की चुनौतियां आ जाती है, किसान से संबंधित चुनौतियां आ जाती हैं कि हमारे किसान को समस्याएं हैं बहुत ज्यादा, किसान को आय नहीं मिल पा रही है। ये सारी समस्या, हमारे जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार दिला पाना, शिक्षा दिला पाना, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा इतना डेवलप कर पाना बड़ा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आप देखते होंगे रोजगार की ही समस्या है, ठीक है, उसी वजह से युवा नेता, जो पार्टी चाहती है वही नेता इनको बरगला देती है। अगर 1-1.5 लाख रुपए इनको मंथली 80,000 रुपया मिलता होता, जो इतने युवा नेता घूम रहे, तो यहाँ समय बर्बाद कर रहे होते। तो वही समस्या है हमारे यहाँ पर, रोजगार की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे क्या समस्या है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। जैसे पूर्वांचल का जो क्षेत्र है हमारा, वहां पे बाढ़ आती रहती है, पानी बहुत ज्यादा बरसता है। और वहीं बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, सूखा आता रहता है, उसके कारण समस्या आती है। तो प्राकृतिक आपदा की बड़ी समस्या है। कृषकों की आय में वृद्धि करना बड़ी समस्या है। किसान है वो हमेशा परेशान रहता है, छोटी छोटी लोगों के पास जोत है, अपनी तरह की विशेष समस्याएं हैं, तो इसकी भी आय में वृद्धि करना एक बड़ी समस्या आती है, ठीक है। पर्यटन में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। पर्यटन में क्या है, हमारे यहाँ पे विरासत तो अच्छी है, यानी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हम अच्छी तरीके से प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, हमारे यहाँ पे जैसे महोबा जैसी जगह, चरखारी उसके बगल में पड़ता है, ठीक है, कई सारे हमारे यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, मृग और मगरमच्छ, ये सारी चीजें रहते हैं। हमारे यहाँ पे धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्थल है, बहुत सारे स्तूप वगैरह बने हुए, जो पूरी दुनिया में जो बौद्ध अनुयायी रहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए तीर्थ
है पूरी तरीके से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे होटल अच्छे नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली नहीं आती है, बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, तो इसकी वजह से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन का सुधार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्यटन, जब आधारभूत संरचना यानी होटल नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आएगी, हमारे यहाँ पे रोड अच्छे नहीं होंगे, तो कैसे इसका विकास होगा? असंतुलित विकास है, कई क्षेत्र आगे हैं, कुछ क्षेत्र पीछे हैं। जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड पीछे हैं, जबकि पश्चिम का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत आगे है। फिर चिकित्सा सुविधा में सुधार करना, भी देखे होंगे कि योगी जी का हमारे जो संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहीं पे ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए थे, वो तो उनकी जगह के देखो। तो ये हमारे मुख्यमंत्रियों को समझना चाहिए, सारे लोगों को, कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाए, कैसे हमारे कम से कम अपने में या पूरे प्रदेश में ही सुधार करें। हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है उतनी संख्या में, ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे आधुनिक उपकरण नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां विकास के मार्ग में। तो जैसे मान लीजिए, कैसे इस चिकित्सा चुनौतियां हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे, अब वो बीमार पड़ गया, तो जो प्रदेश की इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा था, धनात्मक यानी अच्छा उसको बढ़ा रहा था, वही आज बोझ बन गया है। तो इसलिए स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुविधाएं, स्वास्थ्य तो गरीबों को या कहें आवश्यकताओं वालों को फ्री में ही होना चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। जो पश्चिम के देश हैं, अगर देखोगे रूस वगैरह सारे, उनमें बीमा कर दिया जाता है, और बीमा का पैसा टैक्स से ले लिया जाता है, सबको आसानी से मिल जाता है, पूरे देश का विकास होता है। शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। आज देखें तो हमारे यहाँ पे हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। अब जो वहाँ बंद किए, वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल की फीस, तो सरकार को इसको लिए चलिए बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कानून लाना चाहिए, सरकार को कानून लेके आना चाहिए कि जो निजी क्षेत्र है वहां पे सरकार भी उसको सब्सिडी दे। भाई निजी क्षेत्र फायदा नहीं पहुंचेगा तो सरकार गरीब बच्चों को पैसा दे, स्कूल चलाने में जितना पैसा दे रही थी, टीचर को जितना पैसा दे रही थी, तो एक बच्चे की फीस में अदा करे, जितना 1000-1500 फीस होती है, सरकार भरे पैसा। तो इस तरह से शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा हमारे यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? वाणिज्यिक शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिक जो उद्योग हैं, उनके हिसाब से, उद्योगों की आवश्यकताओं के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ पे उद्योगीकरण नहीं हुआ, औद्योगिकरण का आधार तैयार करना चाहिए, उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, उद्योग करें। न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, पुलिस सुधार किया जाना चाहिए। ये इतनी समस्याएं, ऐसे देखोगे तो आप लिखते ही रहोगे। तो उसी तरीके से एक एक करके पॉइंट बना दिया, और एक एक पॉइंट में आपको लिख देना। तो न्याय, देखिए, न्याय करना तो कानून का काम होता है, लेकिन न्याय जो न्यायालय भवन बनाना होता है, उसकी व्यवस्था करा, उसके लिए बजट तो सरकार ही पास करती है। तो उसी तरह न्याय एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करना, हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचे को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। जैसे सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, साफ पानी, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना भी एक बड़ी चुनौती निकल के आती है। तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो चलिए हम प्रश्न को, उत्तर को चालू करते हैं। उत्तर क्या था? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, यानी हमारा उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना मुख्य चुनौती है। ये प्रमुख चुनौतियां हो गई क्या क्या? कृषकों की आय में वृद्धि करना, पर्यटन क्षेत्र में सुधार करना, असंतुलित विकास से निपटना, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार करना, शिक्षा का विकास करना। एक एक पॉइंट ही अगर मेंस में आपको लिख दिए ना, तो बस इसी से आपका काम हो गया। न्याय एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, और इसमें आपको कोई योजना याद आ जाए इससे संबंधित, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो आधारभूत ढांचे का विकास करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, रोजगार उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा से निपटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है? तो सबसे पहले अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो आर्थिक रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश के? आर्थिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रहा है? सामाजिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रहा है, कर रही है? सांस्कृतिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रही है? तो अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार आर्थिक स्तर पर क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा सोच रही है हमारे पे निवेश आए, कंपनियां आए। उसके लिए नए नए इन्वेस्टर समिट जो हुई थी लखनऊ में, ठीक है, कई सारी सरकार की योजनाएं आएंगी। वन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आएगा, सरकार द्वारा छूट दिया जाएगा, बहुत सारे टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो
टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यूज करना, ये भी तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, सुधार हो सके। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसके तहत लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, स्टार्टअप योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको लगाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये हो जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र औद्योगिकरण के लिए सरकार प्रयासरत है। यानी बिना उद्योगों का विकास किए तो समस्याओं का समाधान होना ही नहीं है। तो इसीलिए तीव्र औद्योगिकरण को लिए सरकार प्रयासरत है कि हम तीव्र औद्योगिकरण करेंगे और उसके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक 1 ट्रिलियन US डॉलर की बना देंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी प्रदेश के जो स्वयं प्रदेश से बाहर से भी निवेशक आएंगे और प्रदेश के अंदर भी तो धनाढ्य लोग हैं, तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विगत 2 वर्षों में इन्वेस्टर समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, धान, मक्का इनकी खरीद के लिए नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी नई खरीद नीति लागू की गई है। अब सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में सीधे भुगतान की प्रक्रिया लागू कर दी है। इसी तरह सामाजिक रणनीति क्या है? सामाजिक रणनीति क्या है कि कानून व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो कानून व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने 100 डायल की शुरुआत की थी। आपको सरकार के बारे में लिखना है, ये नहीं कि योगी जी के समय हुआ कि अखिलेश यादव के समय। तो 100 डायल की शुरुआत की, पुलिस सुधार किया। ठीक है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार चाहती है कि आम जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जो मुकदमे होते हैं, वाद होते हैं, उनके निपटारे हेतु न्यायालयों एवं अधिकरणों की स्थापना की जा रही। सरकार उसके लिए बिल्डिंग बना के दे रही। अधिकरण है, उनकी स्थापना करने पर सरकार बल दे रही, सहायता कर रही है। ठीक है, महिलाओं मिशन शक्ति सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। वो मिशन शक्ति क्या है? महिलाओं से संबंधित है। ये महिलाओं को क्या करता है? एक तरफ उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि रात बिरात वो अगर निकले तो उनकी सुरक्षा हो सके, उनको कोई शोषण न कर सके, उनके खिलाफ कोई अपराध न हो सके, उनके सम्मान को बढ़ावा देता है और उनका स्वावलंबन, उनको रोजगार देने की बात करता है। यानी मिशन शक्ति को सरकार ने प्रारंभ किया है, जो महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन हेतु कार्य कर रहा है। उसी तरह सरकार जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनमें आधारभूत ढांचे का सुधार करने के लिए, यानी वहाँ खेल का मैदान बनाने के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए, नल बनाने के लिए, पेयजल की सुविधा देने के लिए, बोर्ड अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे हवा आए जाए इसकी पंखा लगाने के लिए, तो ये सब चीजें के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है। यानी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करके प्रदेश बेहतर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये सरकार कर रही है। ठीक ऊपर से सरकार और एक बड़ा अच्छा कदम उठा रही है। सरकार प्रदेश के स्कूलों में अब जो किताबें हैं उनको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर लागू किया गया है। अब देखिए, बड़ी एक समस्या होती है कि हमारे जो संस्कृति बचाने वाले होते हैं सब लड़ते हैं। जब भी कभी बात आती है कि एनसीईआरटी को पूरी तरह लागू कर दो ना, उसको बेसिक कह कर रहे हो कि नहीं, उस पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पे लागू कर दो एनसीईआरटी। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो बड़े अपने आप को संस्कृति रक्षक कहते हैं, ये सारे लोग कहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश की एक अलग संस्कृति होती है, हमारी क्या कहते हैं, हमारी अलग कल्चर होता है। तो ये बताओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाते तो उसी स्कूल में हो जो एनसीईआरटी वाले होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई, तो तुम अपने बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो। हमको क्या कह रहे हो सरकारी स्कूल वालों को कि संस्कृति बचाएंगे, यानी ठेका हम ही ने ले लिया। शिक्षा में एक समान शिक्षा व्यवस्था, जैसे जीएसटी लागू की हो वैसे ही लागू करना चाहिए सरकार को। शिक्षा में कि पूरी तरह से एनसीईआरटी लगा देनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा धन्यवाद है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अभी जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पूरी तरह एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा कदम है। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिले में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना सरकार कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो भी
उसमें चिकित्सा के आधुनिक उपकरणों की सरकार व्यवस्था कर रही, प्रति व्यक्ति चिकित्सक अनुपात को बढ़ावा दे रही है, भर्ती कर रही है। हमारे यहाँ पे क्या था, जो मरीज थे और उसके मामले में जो चिकित्सक होते हैं, जो कर्मचारी जैसे कंपाउंडर वगैरह होते हैं, दवाई देने वाले होते हैं, नर्स, ये बहुत कम थे, तो उनको भी बढ़ाया जा रहा है। यानी प्रति व्यक्ति चिकित्सक अनुपात में कमी की आपूर्ति है, तो चिकित्सकों की नियुक्तियां पर्याप्त मात्रा में इस समय की जा रही है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। फिर उसकी सांस्कृतिक रणनीति क्या है? सांस्कृतिक रणनीति, उत्तर प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश, ये भी तो विकास का एक कारण है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। लोग पर्यटन के बहाने उनको देखने के आएंगे, हमको लाभ प्राप्त होगा, विकास होगा। तो प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने के लिए और भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों का पुनरुद्धार करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के पास में। देखते होंगे बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म के स्थल है, वहां तक रोड नहीं जाती, उनको कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, पानी पीने की वहां पे सुविधा नहीं है, सुरक्षा की सुविधा नहीं है, लोग इधर उधर बाथरूम कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं कि उनका पुनरुद्धार किया जाए, उनकी मरम्मत। जितने भी राजा हैं, चाहे मुगल काल के हों, चाहे जो उनके बड़े बड़े महल, उनको ही देखने के लिए लोग आएंगे, उससे पैसा पैदा होगा। तो उसी तरह जो प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने के लिए एवं भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने हेतु तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों का पुनरुद्धार करने हेतु सरकार निरंतर कदम बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत, स्वदेश यानी स्वयं के देश का दर्शन करो, ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश सरकार अयोध्या, चित्रकूट, कौशाम्बी, सारनाथ में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट की योजनाओं का प्रावधान किया। यानी कुछ जो स्थल है इनमें से, जैसे कहने का मतलब है हमारी कौशाम्बी हो गई बौद्ध धर्म से जुड़ी, सारनाथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तो बौद्ध सर्किट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार राम भगवान से जुड़े हुए, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जो जो स्थल है उनको एक जोड़ दिया गया आपस में, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, और उसी को कहा गया सर्किट। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को जोड़ दिया, वहां पे आधारभूत सुविधाएं विकसित कर दी, वो बौद्ध सर्किट हो गया। रामायण से संबंधित, जो राम भगवान से संबंधित, जैसे चित्रकूट हो गया, कानपुर चित्रकूट हो गया, हमारा अयोध्या हो गया, इनको सबको जोड़ दिया तो रामायण सर्किट हो गया। तो इसी तरह सारे सर्किट को योजना लाई गई। प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है? वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। वाराणसी में अभी क्या किया, गंगा महोत्सव तो मनाया जाता है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई है सरकार द्वारा 200 करोड़ की लागत से। ये थोड़ा डेटा पहले का है, आप इसकी जगह में नया डेटा लिख सकते हो, और नहीं भी याद आए तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन लगातार हर वर्ष किया जाता है। अब ये नए वर्ष में आएगा तो नया डेटा याद कर लेना, लेकिन इतना नहीं, ये याद करना जरूर कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदानों के द्वारा विकास पथ पर अग्रसर है। निसंदेह चुनौतियां बड़ी हैं, किंतु अपेक्षित संसाधन, श्रम बल और प्रबल इच्छा शक्ति प्रदेश को नई दिशा देने में सक्षम है। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो है दूसरा नंबर, इसको देखते हैं। उत्तर, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्य और लाभों पर चर्चा कीजिए। कि ये एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इसको बताना है। फिर इसके उद्देश्य क्या थे और लाभ क्या थे, इससे क्या क्या लाभ मिले। तो आप समझ लीजिए कि होता क्या है उत्तर प्रदेश में, जैसे पूरे देश में, तो हमारे प्रदेश में हर जगह कोई ना कोई, जब अंग्रेजों का समय चल रहा था उससे पहले अगर देखेंगे तो हमारी विश्व में हमारे देश की इकोनॉमी कितना परसेंट है, 25 से 30%। आज चाइना की 22%, 20% के लगभग इकोनॉमी है, मतलब शेयर। हमारा उस समय अंग्रेजों के समय 25 से 30% था लगभग। ये क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो उत्पाद थे, कुछ हाथ से निर्मित जो चीजें होती थी, उनका जोड़ दुनिया में नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, जैसे चिकनकारी हो गई, यानी कढ़ाई करने की एक कला हो गई, लकड़ी के सोफा बनाते थे, उनमें जो डिजाइन बनाया करते थे, पीतल के बर्तन बनाते थे, तांबा बनाते थे, कोल्हापुरी चप्पल बनाते थे। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई विकल्प ही नहीं है, कि उनको मशीन से आप बना ही नहीं सकते, उनको इंसान ही बना सकता है अच्छी तरीके से, वो कलाकार ही उसको बना सकता है। तो ऐसे उत्पादों को, और धीरे धीरे क्या है कि जो आधुनिकता आ रही है, चाइना के उत्पाद आ रहे हैं वो सस्ते आ रहे हैं, और जो यहाँ के हाथ से निर्मित है वो महंगे हो रहे हैं, उनमें आधुनिकता नहीं है, तो वो धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, और उनको मोटिवेशन भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पे क्या होता है
जाता है, काम को छोटा बड़ा समझा जाता है। एक व्यवस्था है, उसके तहत काम को छोटा बड़ा समझा जाता है कि ये काम छोटा, उसके तहत भी कई लोग अपने पारंपरिक कामों को छोड़ रहे थे धीरे धीरे। तो यही जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में राज एक समय करते थे, हमारे सोने की चिड़िया कहलाते थे। अब वही चीजें हमारी लुप्त होती चली जा रही है, उनको सरकार संरक्षण नहीं देने के कारण, उनको पर्याप्त उनके ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण कारण क्योंकि उनके उत्पाद तो अच्छे हैं, उनमें क्षमता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है, उनमें थोड़ी सी आधुनिकता नहीं है। क्योंकि गांव में रहने वाला कोई लोग है, कोई क्षेत्र विशेष में, अब उसको पता तो नहीं है, वो कर लेगा, सारे परिवर्तन कर लेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि परिवर्तन क्या करना है। मान लो उसने बना भी दिया, तो उसको ये नहीं पता कि उसको बेचना क्या है, इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, इसको ब्रांड कैसे बनाया जाता है। अगर सरकार ने सोचा इसका ब्रांड कैसे बनाया जाता है, इसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, इसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से कैसे बनाया जाता है, कहाँ बेचा जाता है, और ये सारी चीजें सोच ले, तो उनके पास पैसा नहीं है सब चीज करने के लिए। तो सरकार इन चीजों को, उत्तर प्रदेश में जब आई 2018 में बीजेपी की, तो सरकार ने क्या किया, इन सरकारों ने उस चीज पे, हमारी उत्तर, बीजेपी तो नहीं लिखेंगे पेपर में लिख देंगे कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन चीजों को पहचाना कि समस्या कहां पर है, और इसी को पकड़ा कि किस तरह से हम प्रदेश का इसकी वजह से विकास कर सकते हैं। और उसी योजना को, उसी उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए एक योजना लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक एक उत्पाद की सबसे पहले पहचान की गई कि हमारे जिले में कौन सा उत्पाद है जो हम आगे बढ़ा सकते हैं बढ़िया तरीके। जैसे बनारस में बनारसी साड़ी चलती है, अब वहां जैसे बनारसी साड़ी कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कारीगरों को विशेष महारत हासिल। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, पीतल के बर्तन चलते हैं, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, इत्र बनता है हमारे कन्नौज में, ठीक है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनती है, सहारनपुर में लकड़ी की कारीगरी होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में कालीन चलती है, जैसे कालीन भैया मिर्जापुर, तो कालीन वहां पे चलती है। तो इन सारी चीजों में सरकार क्या कर रही है, उनको पहचान कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उन जिलों में, यानी प्रत्येक जिले से एक एक चीज की पहचान की, ठीक है। तो इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया वन डिस्ट्रिक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। अब इन्हीं उत्पादों को सरकार क्या देगी, जो बनाने वाले लोगों को एक स्किल सेंटर खोलेगी, एक ऐसा सेंटर खोल देगी जिले में, गांव में, कस्बे में, जहां जहां खोल सकती होगी, वहां पे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, पूरे टूल किट प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सरकार लोन देगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उनको प्रशिक्षण देगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उनको ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, टैगिंग इसके बारे में बताएगी, उसकी मार्केटिंग के बारे में बताएगी कि विपणन कैसे किया जा सकता है, ये बताएगी। और उनके उत्पाद से संबंधित, जैसे कोई विशेष उत्पाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापारिक मेले लगते हैं, तो उनमें प्रदर्शनी सरकार द्वारा की जाएगी, तो उत्पाद बिकेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होगा। तो इसी को फिर केंद्र सरकार ने भी, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वो फेमस होने लगी, तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने भी अपना लिया कि हम पूरे देश में ये योजना लागू करेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना। तो उसी योजना के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना का लाभ क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है। एक जिला एक उत्पाद योजना मूल रूप से जापान की विकास अवधारणा एक गांव एक उत्पाद योजना पर आधारित है। यानी जापान में चलती थी एक गांव एक उत्पाद योजना, उसी को थोड़ा सा इंस्पायर हुए उससे, और हमारी सरकार ने चलाया एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे वहां 1979 में शुरू किया गया था। यानी जापान में जो योजना शुरू की गई थी एक गांव एक उत्पाद योजना, उसी की तर्ज पर भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उन विशिष्ट शिल्प कलाओं तथा उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनको कोई बना ही नहीं पाता। जैसे चिकनकारी लखनऊ की है, उसको कोई बना ही नहीं पाएगा। लखनऊ में इतने अच्छे अच्छे टुंडे कबाब मिलते हैं, बिरयानी मिलती है कि खाओगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब वो कहीं मिलता है तो उसको जियो टैगिंग देना, GI टैग देना, उसको बनाना, उसको देश भर में विदेश भर में उसकी फ्रेंचाइजी खोलना, कितना लाभ हम इससे कमा सकते हैं। तो वही चीज है। इसके उद्देश्य क्या थे, एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्य क्या थे, एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्य क्या थे, सबसे पहले हम देखेंगे। तो उद्देश्य यही थे कि सबसे पहले क्या था कि हम ये चाहते थे इस योजना के तहत कि जो स्थानीय स्तर पर कोई शिल्प है, कोई कौशल है, उसका संरक्षण किया जा सके, जो लुप्त हो रही है उसको बचाया जा सके, ठीक है, उसका विकास किया जाए और कला का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है, ये था। और इसके माध्यम से जो स्थानीय शिल्प है, कौशल है, जो स्थानीय उत्पाद है, जो अपने विशेष पहचान से जुड़ा हुआ है, उसकी विशेष विशेषताएं हैं, जैसे बनारस की छाड़ी है, अलीगढ़ का ताला है, ये सारी चीज, कन्नौज का इत्र, इनकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, कौशल विकास में सुधार किया जा
सके, इसलिए ये योजना आई थी। इसके माध्यम से हम करेंगे क्या कि आर्थिक अंतर को कम करेंगे। क्षेत्र में जैसे एक क्षेत्र पीछे एक क्षेत्र आगे है, तो इन चीजों को एक जिले में एक उत्पाद हो जाएगा, उसी में सब लोग विशेषीकृत हो जाएंगे, सब लोग उत्पादन करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे पूर्वांचल में हमारे कुछ चीजों की पहचान कर दी तो पूर्वांचल के विकास का रास्ता खुल गया, बुंदेलखंड में कुछ चीजों की पहचान कर दी तो बुंदेलखंड की विकास का रास्ता खुला हो गया। तो इसकी वजह से जो क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक अंतर होता है, जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है, हम उसको दूर करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और इस योजना के माध्यम से हम जो जो शिल्पकार हैं, स्थानीय कौशल जो बनाने वाले लोग हैं, उनको क्या करेंगे, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसकी सुविधा देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके माध्यम से उत्पादों को कलात्मक रूप में बदलेंगे। और जब सफल हो जाएगी ये योजना लोगों लोगों को, तो लोगों को इससे आय प्राप्त होगी, रोजगार के स्तर प्राप्त होंगे, यानी आय एवं स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। और जब ये पूरी तरह से सफल हो जाएगी तो सफल कार्यान्वयन के बाद इस अवधारणा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम ले जाएंगे। अब इस योजना के लाभ क्या क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और आगे की राह क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना के लाभ क्या है। इस योजना का लाभ क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो लघु, मध्यम और पारंपरिक उद्योग हैं, उनकी जो लुप्त होती पहचान को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यानी अपनी जो जैसे चमड़े का काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जानते हैं कि चमड़े में कौन सी लेयर किस तरह से चमकती है, इसको कैसे अच्छी तरीके से जूते बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसको घृणा की नजर से देखे तो उन लोगों ने अपना काम ही छोड़ दिया। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के में जो स्तंभ लगा हुआ है, लौह स्तंभ लगा हुआ है चंद्रगुप्त का, जो शायद उसमें कुंभ, जहाँ कुतुब मीनार है उस पर से, उसमें अभी तक जंग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उस समय की इतनी अच्छी कला थी कि उसमें जंग ही नहीं लगता। हम उसको जानते थे लेकिन हमने भुला दिया। क्यों? क्योंकि उसको नीच कहा जा रहा है। जो लोहार वर्ग है जो उसका काम कर रहा है, उसको काम को नीच कह रहे हैं, तो लोगों ने भुला दिया। तो उन्हीं चीजों को, जो कला संस्कृति थी, जो हमारे पास नॉलेज था, जो योग्यता थी, जो कौशल था, उसी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और उसमें जो बचा हुआ है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी स्थानीय स्तर पर लघु, मध्यम, पारंपरिक उद्योगों की लुप्त होती पहचान को संरक्षण इसके माध्यम से मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, पलायन इससे कम होगा। जब रोजगार ही मिलने लगेगा तो दिल्ली मुंबई काम करने के लिए कौन जाएगा। तो उत्पादों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार संभव हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से जो भी उत्पाद है और उस लायक है तो हम उसका प्रचार प्रसार भी सरकार करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय निर्यातकों को, जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यातक है, उनको सहायता प्रदान की जाएगी कि सहायता करो तुम, उनको तरह तरह की छूट दी जाएगी। जिलों को निर्यातक केंद्र के रूप में सरकार स्थापित करने की योजना बना रही है। तो इसके माध्यम से सरकार निर्यातकों को सहायता प्रदान करके जिलों को एक निर्यातक केंद्र के रूप में स्थापित कर देगी। यही लाभ होगा। निर्यात में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी और लोगों की आय में वृद्धि होगी। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हम क्या करेंगे, उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देंगे। जो भी उस शिल्पकार है उसको और अच्छी तरीके से थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे तो और वो बढ़िया करने लगेगा। निर्मित उत्पाद, जैसे उत्पाद बना दिया कि तो उनका मार्केटिंग यानी विज्ञापन करने का काम है। उसकी ब्रांडिंग के लिए किसको, नेफेड और ट्राइफेड की सहायता ली जाती है। यानी जो भी निर्मित उत्पाद है उसका विज्ञापन के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, कैसे पैकेजिंग करना है, इसके बारे में तो नहीं पता, तो उसके लिए सरकार ने नेफेड और ट्राइफेड की सहायता ली है। केंद्रीय बजट 23-24 में राज्य सरकारों को एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादों की बिक्री हेतु एक यूनिटी मॉल स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। 23-24 के बजट में ऐसा हुआ था। अब आप देख लेना कि इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने क्या है, तो राज्य सरकार की योजना, लेकिन केंद्र सरकार योजना ने क्या क्या केंद्र सरकार ने इसके लिए सहायता प्रदान किया। आगे की राह क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत कर दी है। यानी राज्य में जब ये योजना अच्छी लगी तो जैसे हर घर नल योजना जो है ना, नल से जल योजना, ये बिहार ने चालू की थी और इसको पूरे देश की सरकार ने अपना लिया। कोई अच्छी चीज होती है तो सारे लोग अपना लेते। तो उसी प्रकार हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत कर दी है, जो देश के प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक ले जाने में परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर ही एक जिला एक खेल योजना को भी शुरुआत की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऑक्सीजन का कार्य किया है। यह भविष्योन्मुख योजना प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करेगी बल्कि इसको नई दिशा भी प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया।